नमस्कार दोस्तों, यूथ पाठशाला में आपका स्वागत। हमने आपसे अध्यापक भर्ती के विषय में लेवल 1 के रेफरेंस में आपसे पिछले एपिसोड में चर्चा की थी, बात की थी आपसे। आज हम अध्यापक भर्ती के लिए लेवल 2 की भर्ती, उसका सिलेबस, उसका अंक भार, इन विषयों पर आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि शिक्षक भर्ती करने की जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई है और रीट के जो एग्जामिनेशंस हुए हैं उसके लिए आप उसके संबंध में लेवल 1 और लेवल 2 दोनों साथियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है और ये आपको इन्हीं 4-5 दिनों में आपको एग्जीक्यूट करने के लिए काम आने वाली है, इसलिए इसको ध्यान से सुन लीजिए। इसके बाद हम पूरे सिलेबस पर बात करेंगे, अंक भार पर बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि आप क्या क्या तैयारी करें, कैसे तैयारी करें ताकि आपका शिक्षक भर्ती में आपका चयन हो सके और आप एक सम्मानित पद प्राप्त कर सकें। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे उस विषय पर जो अभी राज्य सरकार ने और बोर्ड ने और कर्मचारी चयन आयोग ने जो सूचनाएं जारी की हैं उन सब का समेकित स्वरूप क्या है। बोर्ड ने रीट के लेवल 1 और लेवल 2 के बारे में जो अभी रीट के एग्ज़ाम हुए थे उसकी आंसर की जारी कर दी है और जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिए हैं उनसे उन्होंने ऑब्जेक्शंस इनवाइट किए हैं। यानी अगर आपको कोई उस उत्तर के बारे में शिकायत है और आप कहते हैं कि नहीं, बोर्ड ने जो उत्तर जारी किया है वो गलत है और आपके अनुसार सही है, तो उसके विषय में अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो वो उन्होंने इनवाइट किए हैं। और उसके लिए जो खास महत्वपूर्ण बात है वो ये कि इस बार की जो परीक्षा आयोजित हुई है उसमें 25 अगस्त तक आपको ऑनलाइन अपना सही उत्तर जो आप समझ रहे हैं वो प्लस उसका जो एविडेंस है किताब के रेफरेंस में, उस किताब का स्कैन किया हुआ किताब का फ्रंट पेज, उसका टाइटल कवर और उसके अन्य और बाकी चीज़ें साथ साथ करते हुए जो सही उत्तर है उसको स्कैन करके आपको अपलोड करना होगा। ये जानकारी आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जिन लोगों ने अपने उत्तर रीट के आंसर की के अनुसार मिला लिए हैं और जिनको लगता है कि 1 नंबर 2 नंबर में कहीं उनकी कोई शिकायत है या 4 नंबर की कोई शिकायत है, तो वो अभी टाइम है आपके पास। आप उसको बोर्ड को अपना रिप्रेजेंटेशन दीजिए, ऑनलाइन रिप्रेजेंटेशन है, 25 अगस्त तक आपको रिप्रेजेंटेशन देना है। इसके बाद जो पाठ्यक्रम जारी हुआ है वो आपको पता है ही। लेवल 1 और लेवल 2 का जो डिवीजन है वो भी आपको पता है। लेवल 1 में क्लास 1 to 5 के बच्चों को पढ़ाने के लिए जो शिक्षक चयनित किए जाते हैं उनको लेवल 1 का शिक्षक कहा जाता है और क्लास 6 से 8 को पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं उनको लेवल 2 का शिक्षक कहा जाता है। नहीं, कक्षा 1 से 8 तक के अंदर 2 तरह के शिक्षक हैं, लेवल 1 वाले और लेवल 2 वाले शिक्षक। तो आपको इन दोनों में से जिसमें जहाँ भी जैसे भी फॉर्म भरे हैं उसके अनुसार आपको तैयारी करनी है। एक जो अंतर दोनों में आएगा वो ये है कि लेवल 1 वाले जो शिक्षक हैं उनको संस्कृत ऑप्शनल सब्जेक्ट कंपलसरी विषय के रूप में संस्कृत नहीं है, लेकिन यहाँ पर तीसरा विषय संस्कृत मौजूद है। तो संस्कृत या सिंधी, पंजाबी और उर्दू चारों में से एक विषय यहाँ उपलब्ध है 6 से 8 के लिए। तो ये 2 बेसिक फ़र्क हैं, बाकी लगभग समान है, लेकिन कुछ अन्य अंतर जो होंगे वो हम साथ साथ इसमें करेंगे। तो मैं आपसे ये जो डिटेल्स हैं इस डिटेल्स के रेफरेंस में आपसे बात की है और जैसा आपको पता ही है 46,500 पदों की भर्ती लेवल 1 और लेवल 2 के लिए की जा रही है। तो आपका रीट का एग्जामिनेशन हो चुका, रीट के एग्जामिनेशन के बाद आंसर की आ चुकी, आंसर की के बाद आपने उसका मिलान कर लिया, मिलान करने के बाद अब आपको अपना स्टैंड पता लग गया होगा कि आप कहाँ खड़े हैं और कितने नंबर के साथ आप रीट एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जब आपने रीट क्वालिफाई कर लिया तो आपकी तैयारी प्रारंभ होनी चाहिए। नहीं हुई है तो अब शुरू कर दीजिए। जनवरी 2023 में लेवल 1 और लेवल 2 अध्यापकों की भर्ती होने जा रही है। विज्ञापन जारी हो गया सरकार की तरफ से, कर्मचारी चयन आयोग ने विज्ञापन जारी कर दिया, तो आपको उस पर तैयारी करनी है। हमने ये जो पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस में शिक्षक बनना बहुत गर्व और फख्र की बात है, बहुत आनंद का विषय है। लेकिन शिक्षक बनने की जो प्रक्रिया है उस शिक्षक बनने की प्रक्रिया में आपको बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। एक एक पॉइंट को, एक एक डायरेक्शन को, एक एक चीज़ को सावधानी से समझने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं आपको और कैसे कैसे आपको उसमें ध्यान रखना होगा, ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। कर्मचारी चयन आयोग ने जो विस्तृत पाठ्यक्रम जारी किया है उसमें परीक्षा की समय अवधि और अंक भार का डिटेलिंग दिया हुआ है।
परीक्षा 300 अंकों की है। परीक्षा के लिए एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र की समय अवधि 2 घंटे और 30 मिनट की यानी 2.5 घंटे का समय है। प्रश्न पत्र में कुल 150 प्रश्न होंगे और ये बहुविकल्पात्मक होंगे। फिर से मैं रिपीट कर दूं, याद दिला दूं आपको, 300 नंबर, 300 नंबर के बाद आपको 150 प्रश्न तैयार करने हैं और 150 प्रश्नों के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि टाइम आपका केवल 2.5 घंटे का होगा। और इसमें भी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि अगर आपने गलत लिखा है तो आपके नंबर नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, नंबर काट लिए जाएंगे। तो इसलिए पाठ्यक्रम का विस्तार समझने से पहले ये 4 बातें 5 बातें बहुत जरूरी हैं। रिपीट करिए, नेगेटिव मार्किंग है, 150 प्रश्न आएंगे, 300 नंबर के प्रश्न होंगे, यानी एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, 2.5 घंटे का समय है। और इस तरह आपको ये परीक्षा की तैयारी के बारे में जो प्रारंभिक जानकारी है वो आपको पता होनी चाहिए। नेगेटिव मार्किंग कैसे होती है, इसमें 2 बातें हैं। एक तो यह कि अगर आपने गलत उत्तर दे दिया तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, और एक ये है कि आपने 2 ऑप्शन सेलेक्ट कर दिए। अगर आपने 2 ऑप्शन सेलेक्ट कर दिए हैं तो फिर उसमें भी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। अब बात आती है पाठ्यक्रम की। देखिए, हम पाठ्यक्रम का जो अंक भार दिया हुआ, जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा था, 300 नंबर है और 150 क्वेश्चन आपके सामने हैं उसमें। तो 150 प्रश्नों को कैसे तैयार करना है और उनका डिवीज़न क्या होगा, आप अगर इसमें देखेंगे तो ये जो इस डिटेलिंग में जो पाठ्यक्रम दिया हुआ है उसमें राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा, 4 कुल मिलाकर इसके पार्ट है। नंबर 1 राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, फिर दूसरा है राजस्थान का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, फिर नेक्स्ट है राजस्थानी भाषा। तो ये जो अंक है इसके लिए इस पूरे सिलेबस में कुल मिलाकर 80 अंक दिए हुए हैं और 40 प्रश्न आपको इस पर करने हैं। मुझे बहुत सारे साथियों ने पूछा और मैंने जानकारी की, और मेरे पास फ़ोन आए और आपके जो मैसेजेज आए उनसे, कि वही जानना चाह रहे थे कि साहब ये तो ठीक है, ये समझ में आ गया कि राजस्थान का भूगोल, उसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और उस राजस्थानी भाषा, इस पर कुल मिलाकर 80 अंक हैं। लेकिन आगे जो विषयों का विभाजन हुआ है और उनमें किस तरह से अंकों का विभाजन हुआ है, तो मैं आपको याद दिला दूं कि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जो जानकारी प्रस्तुत की गई है उसके अनुसार केवल 80 अंक इस नंबर 1 चैप्टर को दिए गए हैं। इसके आगे की डिटेलिंग उन्होंने नहीं की है। लेकिन हमने पिछले सालों के प्रश्न पत्रों को देखा है और हम समसामयिक घटनाओं को देख रहे हैं, उनको समझ रहे हैं, और उसके आधार पर हमने एक अनुमान लगाया है कि किस किस विषय पर, किस किस क्षेत्र में कितने कितने अंक विभाजित होते हैं और कितने कितने प्रश्न आते हैं। तो हमने इसमें सबसे पहले भूगोल पर काम किया। भूगोल में हमारा अनुमान है कि इसमें 40 अंक इसमें कवर होते हैं, लगभग 40 अंकों का विभाजन हो रहा है यहाँ पर, यानी 20 प्रश्न इस हिस्से में शामिल हैं। कुछ 1-2 ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन अनुमानित तौर पर 40 अंक और 20 प्रश्न यहाँ आते हैं। अब इसमें देखिए आप, भूगोल में क्या क्या चीज़ें आपके सामने हैं। राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, राजस्थान के भौगोलिक स्वरूप में हम रिपीट कर दें तो भी कोई हर्ज नहीं है। राजस्थान पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की दृष्टि से देखें तो आज भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है। सबसे बड़े प्रदेश में यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र भी हैं, तो रेगिस्तान भी है, तो पठारी मैदान भी हैं, तो सब तरह का स्वरूप है यहाँ पर। तो ये जो राजस्थान, अब आपको ये सारा तैयार करना पड़ेगा कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो, मैं उसको यहाँ अभी समय भी नहीं है और दोहराऊंगा भी नहीं, लेकिन आप याद कर लें क्षेत्रफल कितना है, जिले कितने हैं, जिलों का वर्गीकरण कैसा है, राजस्थान की सीमाएं किन किन राज्यों से जुड़ रही हैं, राजस्थान की सीमा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसको छू रही है, राजस्थान में जलवायु कैसा है, ये मानसून तंत्र, ये अगला प्रश्न आ रहा है, इसमें अगला चैप्टर है मानसून तंत्र और जलवायु कैसा है राजस्थान का। फिर है राजस्थान में अपवाह तंत्र, झीलें, नदियाँ और बांध। अपवाह का मतलब होता है जो सरफेस पर जो बहने वाला पानी है, यानी सतह पर बहने वाले पानी का स्वरूप क्या है, तो उसमें झीलें कैसी हैं, नदियाँ कैसी हैं, बांध कैसे हैं, कौन कौन से प्रमुख बांध हैं राजस्थान के, उनसे पीने के पानी और सिंचाई की कैसा प्रबंध हो रहा है, राजस्थान में कुल कितने बांध हैं, सबसे बड़ा बांध कौन सा है, सबसे छोटा बांध कौन सा है, पंजाब से जो पानी हम ले रहे हैं, पंजाब से आने वाले बांधों से पानी, राजस्थान की क्या भूमिका, ये बहुत सारे सवाल इसमें शामिल हैं। तो आपको समग्र रूप से इसको ध्यान रखने की आवश्यकता है, इस पर काम करने की जरूरत पड़ेगी।
उसके बाद इसी कंटिन्यूशन में ज्योग्राफी वाले चैप्टर में कुल ध्यान रखिएगा कुल 13 चैप्टर हैं। चौथा चैप्टर है राजस्थान की वन संपदा। राजस्थान की वन संपदा में यहाँ पर जो कुल मिलाकर वनों का क्षेत्र कितना है, राजस्थान के वनों में कौन कौन से वनस्पतियाँ और किस किस प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वन संपदा घट रही है कि बढ़ रही है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और राजस्थान की वन संपदा से हमारे जनजीवन पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है, आदिवासियों के स्वरूप को कैसा वो छू रहे हैं, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। इसके बाद है वन्य जीव जंतु और जीव संरक्षण और अभयारण्य, ये मृदाएं यानी मिट्टी और मिट्टी का संरक्षण, और राजस्थान की प्रमुख फसलें, राजस्थान जनसंख्या, घनत्व, साक्षरता और लिंगानुपात। ये जो शुरू के जो चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर्स में आप देख ही रहे हैं कि राजस्थान के बारे में सारी डिटेलिंग आ गई है। हमने लेवल 1 वाले में भी इन सारे मुद्दों पर चर्चा की और करीब करीब वो सारे ही चैप्टर हैं जो लेवल 1 में हैं। लेवल 2 में भी उन्हीं भूगोल में उन्हीं सारे चैप्टर्स को दोहराया गया है। राजस्थान की जनजातियाँ, जनजातीय क्षेत्र, धात्विक और अधात्विक खनिज, धातुएं कौन कौन सी हैं और अधात्विक खनिज कौन कौन से हैं, राजस्थान की ऊर्जा संसाधन, परंपरागत और गैर परंपरागत, राजस्थान के पर्यटन स्थल और राजस्थान में यातायात के साधन। ये कुल 13 चैप्टर हैं जो भूगोल के इसको चैप्टर को कवर कर रहे हैं। और इसमें मैंने आपको कहा था कि ये कुल मिलाकर हमने इस पर 40 अंक दिए हैं और 40 अंकों के आधार पर हमने इन 13 चैप्टर्स को डिवाइड किया है। तो लगभग 3, अगर यो डिटेलिंग करेंगे तो 3 नंबर, 3.25 नंबर का एक, लगभग 3 नंबर का एक चैप्टर होता है। लेकिन सारे चैप्टर्स में से सवाल नहीं आते हैं क्योंकि 20 ही सवाल पूछे जाने हैं। तो आपको अब आपके मन में ये जिज्ञासा होगी कि आखिर कितने सवाल और कैसे सवाल आ सकते हैं। मैं उस पर थोड़ी सी वापस आपसे बात करना चाहता हूँ। देखिए, ये जो हमने बात की थी अभी, राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, अभी मानसून तंत्र सक्रिय और राजस्थान में मानसून तंत्र जो है वो बहुत महत्व रखता है यहाँ के जनजीवन के लिए, खेती बाड़ी के लिए, यहाँ की अर्थव्यवस्था के लिए। तो मुझे लगता है कि इसमें से सवाल बनते हैं। तो इस पर फोकस करें आप। हमारे जो मानसून तंत्र से ही जो जुड़ा हुआ है वो झीलें, नदियाँ, इस पर फोकस करिए आप, तो इनमें से सवाल बनते हैं। फिर इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है ये मृदा संरक्षण, मिट्टी वाला, क्योंकि देश भर में इस पर चिंताएं हैं, किसान चिंतित है, हम सब परेशान हो रहे हैं, तो इस पर भी आपको फोकस करने की ज़रूरत है। कुछ चैप्टर्स पर जो मैं बात कर रहा हूँ, जनजातीय क्षेत्रों पर बात करने की आवश्यकता है, क्योंकि जनजातीय जो गतिविधियाँ चल रही हैं राजस्थान में इस समय, उसको लेकर के काफ़ी चर्चा है, तो उस पर भी सवाल बनते हैं। राजस्थान का बहुत महत्वपूर्ण है, राजस्थान में 2 अंतिम जो चैप्टर हैं ये महत्वपूर्ण है। एक राजस्थान में ऊर्जा संसाधन और दूसरा पर्यटन। राजस्थान में इनकम का बड़ा सोर्स है पर्यटन, और यहाँ आने वाला देश में आने वाला हर तीसरा पर्यटक राजस्थान आता है। राजस्थान के जो प्रमुख पर्यटक शहर हैं, राजस्थान के जो परंपरागत किले हैं, यहाँ के परंपरागत जो हवेलियाँ हैं शेखावाटी की, जो यहाँ के प्रमुख मंदिर हैं, प्रमुख स्थल हैं, उन सबको देखने के लिए लोग यहाँ आते हैं। तो इस पर फोकस कीजिए। तो इस तरह ये जो करीब करीब 6-7 चैप्टर हैं जो मैंने आपसे चर्चा की है, इन पर ज़्यादा फोकस करें, बाकी भी पढ़ें, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी को छोड़ दें, देख के जरूर, पढ़ाई जरूर करके चलें। अब बात आती है इतिहास और संस्कृति की। ये जो इतिहास और संस्कृति वाला हिस्सा है, इसमें भी आप देखें, ये हमने 5, और इसमें हमारा अनुमान है कि इसमें लगभग 30 अंक इसको कवर करते हैं, राजस्थान के इतिहास और संस्कृति को। तो 30 अंक का मतलब 15 प्रश्न होते हैं इसमें, और 15 प्रश्नों का मतलब ये हो गया कि आपको करीब करीब इनमें से इन सारे हिस्सों को अगर आप देखेंगे तो राजस्थान की प्राचीन सभ्यता, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल, बैराठ, ये जो जहाँ से अवशेष मिले हैं वो राजस्थान की प्राचीन सभ्यता के, उनके बारे में चर्चा है। इसके बाद राजस्थान की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, राजवंश। अगर चैप्टर वाइज बात करेंगे और अंकों की बात करेंगे तो ये जो दूसरे नंबर का चैप्टर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें काफ़ी गुंजाइश है सवाल पूछे जाने की। तीसरा सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण, तीसरा चैप्टर भी महत्वपूर्ण है, तीसरा और चौथा दोनों ही महत्वपूर्ण है। इसमें आपको कला, किले, स्मारक पर बात कर रहे हैं, और चौथा चैप्टर है उसमें राजस्थान के मेले, त्योहार, लोक देवता, लोक संगीत और लोकनाट्य, लोकगीत, इन पर बात हो रही है। तो ये जो है ये आपको याद भी होगा, इसमें जो जिन्होंने पहले पेपर्स पढ़ रखे हैं उनको पता होगा, इसमें हम पहनावे पे व्यक्तिगत तौर पर राजस्थान का खान पान, पहनावा कैसा है, उनके बारे में, लोक देवताओं के बारे में, उनके बारे में चर्चा होती है। तो गहने कैसे हैं, कपड़े कैसे हैं, उन पर बहुत सारे सवाल आते हैं। राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा और विरासत,
राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, प्रमुख संत और लोक देवता। बहुत सारे प्रमुख संत हैं, लोक देवता हैं, जिनके मंदिर हैं, जिनकी पूजा होती है, जिनके नाम पर बड़े बड़े मेले भरे जाते हैं। तो आपको उन सब के बारे में समझने की आवश्यकता है, याद करने की आवश्यकता है। राजस्थान के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल, हिस्टोरिकल प्लेसेज, ये चर्चा में हम कर चुके हैं। पर्यटन की दृष्टि से लोग इनको देखने के लिए भी आते हैं। राजस्थान के वस्त्र और आभूषण, इस पर मैं देख रहा था प्रश्न, कल भी देख रहा था मैं, बहुत सारे प्रश्न इस पर बनते हैं। महिलाएं कैसे कैसे वस्त्र और कैसे कैसे गहने पहनते हैं, उनके क्या क्या नाम हैं। क्षेत्र वाइज भी हैं, अलग अलग, मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह के गहने बनते हैं और अलग अलग वस्त्र उनका पहनावा है। राजस्थान में जैसे पुरुष हैं तो पुरुष की जो पगड़ी है, पाग है, उसके बारे में भी बहुत सारे सवाल बनते हैं। चित्रकला और हस्तशिल्प, ये हुआ। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो ये है आपका 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान और राजस्थान के जनजातीय किसान आंदोलन कौन कौन से हुए थे। तो 11वां और 12वां चैप्टर प्रजामंडल, इनको जरूर ध्यान कीजिएगा, फोकस कीजिएगा, इन पर सवाल निश्चित रूप से आते हैं। तो इस तरह से फिर एक बार मैं आपको वापस ले चलता हूँ। हमने इतिहास और संस्कृति पर जो अंक रखे हैं वो 30 अंक रखे हैं, और इतिहास संस्कृति पे जो 30 अंक रखे हैं उनमें कुल मिलाकर हमारे पास 12 चैप्टर हैं। 12 चैप्टर हैं, कुल मिलाकर 30 अंक हैं। तो इनको आप ध्यान रखते हुए आप आगे बढ़ेंगे तो आपका, फिर मैं याद दिला दूं कि अनुमानित है, हम इसको कर्मचारी चयन आयोग ने ये विभाजन नहीं किया था, उन्होंने तो इकजाई बता दिया आपको। लेकिन हमको लगता यह है कि हम जो पेपर देख रहे हैं और मैं जिस तरह से इसका स्टडी कर रहा हूँ, इस पर काम कर रहा हूँ, उसके आधार पर ये अंक विभाजन हमने किया है। इसके आधार पर आप तैयारी कर सकते हैं। अब बात आती है राजस्थानी भाषा की। राजस्थान की जो क्षेत्रीय बोलियां हैं, राजस्थानी कृतियां, राजस्थान के प्रमुख साहित्यकार और राजस्थानी संत साहित्य और लोक साहित्य, ये जो है इस पर हमने 10 अंक यानी कुल मिला के 5 प्रश्न मुझे लगता है कि इस पर बनते हैं। और इसमें जो राजस्थान की जो बोलियां आप जानते ही हैं, मेवाड़ी है, ढूंढाड़ी है, मारवाड़ी है, शेखावाटी है हमारी भाषा। तो ये राजस्थान की बोलियां हैं, प्रमुख बोलियां तो यही हैं। बाकी और भी अगर आप छोटे छोटे हिस्सों में चले जाएंगे तो हर 5 कोर्स में हमारे यहाँ बोली भाषा बदल जाती है, तो वो भी एक आधार बनता है। फिर है राजस्थानी कृतियाँ, प्रमुख रूप से कौन कौन से किताबें राजस्थानी में लिखी गई हैं। फिर राजस्थानी के प्रमुख साहित्यकार कौन कौन हैं, और राजस्थानी संत साहित्य और लोक साहित्य क्या है, उनके बारे में सवाल पढ़ने की आवश्यकता है। तो ये हुआ राजस्थानी भाषा के बारे में बात। तो कुल मिलाकर वापस देख लें, राजस्थानी भाषा पर हमने 10 अंक का डिवीजन किया है। उसके बाद हमने 30 अंक का डिवीजन इतिहास और संस्कृति पर किया है, और उसके बाद उससे पहले हमने 40 अंक का विभाजन हमने किया राजस्थान के भूगोल पर। तो कुल मिलाकर 80 अंक, 80 में से 40, फिर 30, फिर 10, इस तरह कुल मिलाकर हमने ये 80 अंक का विभाजन किया है। ये ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, लेकिन जो प्रश्नों का पैटर्न है, जो ट्रेंड है, वो इस आधार पर है। मैं एक बात और आपसे शेयर कर देता हूं। सामान्य रूप से प्रश्न, जो घटनाएं पेपर बनाने के दरमियान चल रही होती हैं, उसके आसपास की घटनाओं को काफी कवर किया जाता है। अब आप कहें साहब इतिहास में वर्तमान में क्या घटना चल रही होगी जिसको कवर करेंगे, तो ऐतिहासिक दृष्टि से अगर कोई विवाद खड़ा हो गया किसी मुद्दे को लेकर तो वो चर्चा में आ जाता है। कोई नई शोध या नया खोज हो गया है तो वो चर्चा में आ जाता है। कोई सांस्कृतिक स्वरूप, परिवेश जिसके आधार पर बहुत चर्चा हो गई है लोगों के बीच में, तो वो चर्चा में आ जाता है। तो ऐसे ही राजस्थान का कोई साहित्यकार है जिसको कोई बड़ा पुरस्कार मिल गया हो राजस्थानी के साहित्यकार को, तो वो फोकस में आ जाता है। या फिर राजस्थान की जो हमारी लोक साहित्य, लोक कला है, उसके आधार पर कोई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की किसी कार्यवाही, गतिविधि, घटना के साथ कोई जुड़ाव हो गया तो उसके आधार पर वो चर्चा में आ जाता है। तो इन सारे मुद्दों को ध्यान रखिएगा कि साधारण तौर पर, समसामयिक तौर पर जो घटनाएं चल रही होती हैं, तो करीब करीब पिछले 4-6 पेपर जनवरी में है, तो जनवरी का मतलब होगा कि आप 1 साल की सारी घटनाओं पर फोकस कीजिए, तो आपको मोटे तौर पर ये समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें चर्चा में आई है जिनको ज़्यादा फोकस करके पढ़ने की आवश्यकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि लेवल 2 के हमारे जो साथी हैं वो भी, और लेवल 1 के साथियों के लिए भी ये बात यहाँ पर लागू समान रूप से हो रही है। हालांकि लेवल 1 के पाठ्यक्रम के बारे में हम एक एपिसोड में चर्चा कर चुके हैं अलग से। अब हम बात करते हैं दूसरा, राजस्थान का सामान्य ज्ञान।
राजस्थानी भाषा के सामान्य ज्ञान के बाद अब आ रहा है राजस्थान का सामान्य ज्ञान। इसमें शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और सामयिक विषय, यानी इस चैप्टर को कर्मचारी चयन आयोग ने 50 अंक दिए हैं, इस चैप्टर को 50 अंक। लेकिन वही बात मैं फिर दोहरा दूं कि इनका जो डिवीज़न है वो उन्होंने नहीं दिया है। यहाँ पर देखेंगे आप, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और सामयिक विषय, यानी 1, 2, 3 और 4, कुल मिला के ये 4 चैप्टर इस टॉपिक में दिए गए हैं। हमने फिर वही प्रक्रिया प्रारंभ की है, वही तरीका अपनाया है। राजस्थान के सामान्य ज्ञान को हमने 20 अंक दिए हैं, अनुमानित तौर पर हमारा मानना यह है कि इसको में 20 अंक होंगे। राजस्थान के सामान्य ज्ञान में राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं, लेवल 1 और लेवल 2 में ये फर्क आ गया, ध्यान रखिएगा। फिर से समझ लीजिए, लेवल 1 में फ्लैगशिप पर बात नहीं थी, लेवल 2 में फ्लैगशिप योजनाएं आ गई हैं। राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र, ये भी एक नया इसमें टॉपिक जुड़ गया है, तो इस पर फोकस करने की आवश्यकता है। राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थल और राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी, ये 3-4 चैप्टर नए जुड़े हुए हैं इसमें। तो सामान्य ज्ञान की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 20 अंक हैं, मतलब यहाँ 10 प्रश्न बनते हैं और 10 प्रश्नों में मेरे अनुसार करीब करीब समान रूप से 2-2 प्रश्न, 3-3 प्रश्न सब में बनते हैं। इसलिए आप इस पर फोकस करें और इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे। सरलता से याद होने वाला, छोटे चैप्टर हैं, छोटे टॉपिक्स हैं, बहुत जल्दी आपको समझ में आने वाले हैं और श्योर शॉर्ट है, आप इसमें 10 में से 10 प्रश्न अटेंड करके 20 अंक अपने कब्जे में कर सकते हैं। इसके बाद राजस्थान के प्रसिद्ध नगर, राजस्थान के प्रमुख उद्योग, राजस्थान की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था और राजस्थान में जन कल्याणकारी योजनाएं, ये भी इसी का पार्ट है। यानी ये जो चैप्टर 1 है राजस्थान का सामान्य ज्ञान, उसके अंदर कुल मिला के ये 9 हमने चैप्टर देखे हैं और 9 चैप्टर्स पर कुल मिलाकर मैंने आपसे बताया कि हमने 20 अंक रखे हैं। लेकिन 20 अंकों में से ये जो शुरू के 4-5 चैप्टर हैं ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसके बाद वाले चैप्टर्स में भी कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, जैसे राजस्थान के प्रमुख उद्योग, ये राजस्थान के प्रसिद्ध नगर और राजस्थान के प्रसिद्ध स्थल ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, इसलिए इसको वहाँ भी कवर हो रहा है। ये राजस्थान की प्रशासनिक जो व्यवस्था है उसको समझने की आवश्यकता है। राजस्थान में प्रशासनिक व्यवस्था में जैसे सचिवालय में कौन कौन किस प्रकार के अधिकारी बैठते हैं, फिर संभाग मुख्यालय पे कौन से अधिकारी होते हैं, फिर जिला मुख्यालय, उसके बाद उपखंड कार्यालय, फिर तहसील और उसके बाद नीचे उप तहसील और उसके बाद नीचे आ जाता है आपके अंत में ग्राम पंचायत। तो ये कुल मिला के जो डिवीज़न है, इस तरह का विभाजन इसमें शामिल है, तो इसको आप पूरा अच्छी तरह से समझिएगा। शैक्षिक परिदृश्य, इसको हमने 10 अंक दिए हैं। राजस्थान का शैक्षिक परिदृश्य, इसमें शिक्षण अधिनियम में नवाचार, एजुकेशन टेक्नोलॉजी में इनोवेशन क्या है, इस पर फोकस कीजिए आप। इसमें आपको ये भी समझने की आवश्यकता है कि जो हमने शिक्षा नीति पढ़ी है और जो आपने बीएड और एसटीसी में जो पाठ्यक्रम पढ़े उनको एक तरह से रिवाइज करने की आवश्यकता है। तो इसमें इनोवेशन पर सवाल बनता है। इसके बाद दूसरा जो है वो, और इसको हमने बताया आपको 10 अंक दिए हमने, राज्य और केंद्र सरकार की विद्यार्थियों की कल्याणकारी योजनाएं, उनके पुरस्कार, स्टूडेंट वेलफेयर स्कीम क्या क्या हैं और किस किस तरह के योजनाओं के माध्यम से बच्चों को पुरस्कृत किया जा रहा है, वो ध्यान रखिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है विद्यालय प्रबंधन और संबंधित समितियां, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर काफ़ी सवाल बनते हैं, तो इसको बहुत गौर से देखिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में 2020 में जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसको बहुत ध्यान से पढ़िए और राजस्थान के रेफरेंस में क्या क्या राज्य सरकार ने निर्णय लिए हैं, केंद्र सरकार क्या चाहती थी, इन सारे मुद्दों पर भी फोकस करने की आवश्यकता होगी। तो ये हो गया हमारा 10 नंबर में 4 तो चैप्टर ये आ गए हैं। उसके बाद अगला जो है हमारा वो है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम। इसको हमने अलग से सेपरेटली 10 अंक इसके लिए अनुमानित 10 अंक रखे हैं। और ये जो 10 अंक हैं इनमें निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और उसके बाद 2011 में राजस्थान में जो संशोधन हुआ था उनको देखिएगा। और इसके साथ साथ केंद्र वाले पर हमने ऊपर चर्चा कर चुकी है, जो केंद्र में 2020 में नई शिक्षा नीति आई है उस पर बात करनी है। राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश, ये जो आपको राइट टू एजुकेशन के रेफरेंस में
जो बच्चे क्लास 1 के लिए अप्लाई करते हैं उनको लॉटरी के माध्यम से जो उनका एडमिशन होता है उस पर चर्चा करने की जरूरत है। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला सरकार ने लिया है। अभी तक 8वीं तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही थी प्राइवेट स्कूलों में। बड़े से बड़ा जो प्राइवेट स्कूल है, जो बहुत प्रतिष्ठित और बड़ा नाम है जिसका, उस स्कूल में भी 8वीं तक की जिनका लॉटरी से एडमिशन हुआ था। लेकिन अब राजस्थान सरकार ने एक बड़ा नीतिगत फैसला लिया है और वो घोषणा किया है कि 12वीं तक की बच्चा, उस स्कूल में जो पढ़ने वाले बच्चे उनको 12वीं तक की शिक्षा निःशुल्क होगी। तो एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला सरकार ने ले लिया है। तो इसको ध्यान रखिएगा, इस तरह के सवाल आ सकते हैं। इसके बाद है समसामयिक विषय, कंटेम्प्रेरी इश्यूज, जो करंट अफेयर्स में कंटेम्प्रेरी राजस्थान की समसामयिक घटनाएं क्या क्या हुई हैं राजस्थान में, खेल कूद, शिक्षा, राजनीति, उद्योग, कला, संस्कृति, पर्यटन, स्वास्थ्य, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनमें कई तरह की घटनाएं हुई हैं। अभी जैसे ओलंपिक वो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, तो हमारे यहाँ से कौन खिलाड़ी गया था, क्या उसका स्टेटस रहा, उस पर राष्ट्रीय स्तर पर किन किन खिलाड़ियों ने अपना वजूद बनाया है, ओलंपिक्स में राजस्थान के कौन से खिलाड़ी थे जिन्होंने अपना वजूद बनाया था, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। तो समसामयिक घटनाओं का दायरा बड़ा है और ये बिल्कुल करंट अफेयर्स की तरह है, यानी तात्कालिक रूप से आएगा। तो इसलिए इस पर फोकस करिए, अखबार भी पढ़ते रहिए, समाचार पत्र पत्रिकाएं भी पढ़िए, और हम लोग खुद भी आरबीडी के लेवल पर हम एक विशेषांक जारी कर रहे हैं जिसमें हम सारे सामग्री को संयोजित करके ला रहे हैं। तो आप उससे भी अगले महीने हम जारी कर देंगे, तो उससे भी आप देख सकते हैं। राज्य की अभिनव विकास योजनाओं एवं उसकी क्रियान्विति, राजस्थान में कौन कौन सी नई योजनाएं बनी हैं और उनकी क्रियान्विति कैसे हो रही है, इस पर बहुत फोकस कीजिएगा। ये भी हमारे विशेषांक में बहुत हमने विस्तार से इस पर सामग्री जुटाई है और वो आपको मिल जाएगी। नेट पे भी देख सकते हैं, अन्य अखबारों में भी आप पढ़ सकते हैं, अन्य जगह भी पढ़ सकते हैं। और अन्य समसामयिक विषय हैं जो इसके अलावा भी अगर कोई चीज़ है तो इसको हमने 10 अंक रखे हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास निःशुल्क अधिकार की बात हुई। उसके बाद अनुमानित जो समसामयिक विषय उसको हमने 10 अंक रखे हैं। अब बात आती है विद्यालय के विषय। आपको मैं याद दिला दूं फिर से, जो लेवल 2 के शिक्षक हैं उनके 6 विषय हैं और लेवल 1 के जो शिक्षक बनने जा रहे हैं उनके पास 5 विषय हैं। पहला हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक ज्ञान। ये 5 विषय तो हो गए लेवल 1 के लिए। लेवल 2 के लिए फिर से हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक ज्ञान और फिर छठा विषय है, और वो जो छठा विषय होगा वो विषय होगा आपका संस्कृत, या फिर ऑब्लिक कर दीजिए सिंधी, ऑब्लिक पंजाबी, ऑब्लिक उर्दू, यानी थर्ड लैंग्वेज। तो यहाँ पर ये जो 120 अंक हैं, ये 120 अंक हैं और जो 6 विषय हैं तो हर विषय में 20 अंक का निर्धारण है। ये पक्का है, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। बिल्कुल हर विषय पर 20 अंक यानी 10-10 सवाल प्रत्येक विषय पर बनते हैं। हिंदी में अगर आप बात करेंगे तो हिंदी की वर्णमाला, लेटर्स, अल्फ़ाबेट्स जिसको कहते हैं आप, हिंदी की वर्णमाला से शुरुआत होती है। उसके बाद शब्द विचार यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय, इन पर ये ग्रामेटिकल पोर्शन काफ़ी लंबा चौड़ा है। ग्रामर पर बहुत अधिक फोकस है पूरे के पूरे चैप्टर में ही। तो ये जो पूरा चैप्टर है इसमें आप देखेंगे कि ग्रामर पर बहुत अधिक बल दिया हुआ है। विकारी शब्द, लिंग, वचन, काल, कारक, वाच्य, विकारी शब्दों का रूपांतरण। उसके बाद है शब्द प्रकार, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर का मतलब एक अर्थ वाला, अनेक अर्थ वाला, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द, युग्म शब्द इत्यादि, ये शब्दों के प्रकार हो गए। फिर संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, इनके उदाहरण आपको याद करने पड़े, देखना पड़ेगा। शब्द शक्ति, शब्द शुद्धि एवं वाक्य शुद्धि के प्रकार और उदाहरण। वाक्य विचार, वाक्य के अंग, प्रकार, रूपांतर, विराम चिन्ह, प्रकार और प्रयोग, मुहावरे और लोकोक्तियां। शब्द शक्ति, अपठित गद्यांश के भाव एवं व्याकरण से संबंधित प्रश्न, अपठित पद्यांश के भाव और व्याकरण से संबंधित प्रश्न और पारिभाषिक शब्दावली। ये देखिए कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो ये जो 20 प्रश्न हैं हिंदी में, 20 अंक हैं जो हिंदी में, वो सारे के सारे यानी 13 चैप्टर हैं। कुल मिला के पूरा व्याकरण आ गया है, पूरी ग्रामर आ गई है ये। और आपको फोकस करना है अपने, ये बात सच भी है, अगर आप एक योग्य शिक्षक की तरह पढ़ा रहे हैं तो बच्चे का जो ग्रामर का पोर्शन है हिंदी और इंग्लिश दोनों में, अंग्रेजी में भी सेम रिपीट है, यही अंग्रेजी में आने वाला है, तो हिंदी और इंग्लिश में
जिन बच्चों की ग्रामर प्रारंभ में अच्छी हो जाती है उन बच्चों को आगे चलकर किसी भी जगह रुकावट उनकी नहीं होती है। तो एक शिक्षक के रूप में आपकी भी जिम्मेदारी ये बन जाएगी कि आप ग्रामर अच्छी तैयारी करके जाएं और अच्छे से पढ़ाएं। लेकिन फिलहाल तो एक शिक्षक बनने के लिए आपकी अपनी ग्रामर खुद की मजबूत होनी चाहिए। तो ग्रामर पर पूरा फोकस कीजिए और अच्छे ढंग से उसकी तैयारी कीजिए, तब आप देखेंगे कि आपको ये 20 जो अंक हैं ये बहुत आसानी से और सरलता से मिल जाएंगे। अपवाद के तौर पर ही कोई कट हो तो हो, वरना सामान्य तौर पर इसमें कटते नहीं हैं नंबर। मैंने देखा कि इसमें स्टूडेंट्स बहुत अच्छा कैरी करते हैं मार्क्स को। फिर आते हैं हम इंग्लिश में, वही 20 अंक हैं, वही पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, ये भी पूरा का पूरा जो है वो ग्रामर पर है। टेंस, वॉइस, नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, कंडीशनल सेंटेंस, इडम्स, प्रॉप्स, ऑन वन वर्ड सोल्यूशन, ये सारे के सारे वही 13 हम देख रहे हैं। 18 जो चैप्टर इन्होंने 18 में डिवीज़न किया हुआ है इनको 18 में। तो बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड एंड देयर फोनेटिक्स, ये जो है ये बेसिक सिस्टम है, फोनेटिक सिस्टम, सिंबल्स। तो ये जो है यानी 20 नंबर की ग्रामर हिंदी में, फिर 20 नंबर की ग्रामर अंग्रेजी में, और फिर आप आगे बढ़ेंगे तो वही का वही सेम रिपीट है, 20 नंबर की ग्रामर संस्कृत में। संस्कृत में भी उसी तरह से संज्ञा प्रकरण, सामान्य प्रश्न, इति संज्ञा, संहिता, सर्वदम, उदात्त है, अनुदात्त है, स्वरित, उच्चारण स्थानांते, फिर है प्रत्य प्रकरणम, कृदंतम प्रकरणम, दधितम प्रकरणम, स्त्री प्रकरणम, संधि, समास है। ये संस्कृत भी पूरी की पूरी वही इसमें, और आप नीचे जाएंगे तो हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद भी शामिल है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ये जो 12 चैप्टर यहाँ दिए हुए हैं, इन 12 चैप्टर्स में वही 20 अंक है संस्कृत में। तो अब आपको करना क्या है, हिंदी के बाद आप अंग्रेजी और उसके बाद संस्कृत। अगर संस्कृत आपका, ज़्यादातर लोगों का संस्कृत ही होता है, कुछ लोग होते हैं जिनको सिंधी, पंजाबी और उर्दू, लेकिन उनके यहाँ भी व्याकरण, उसमें भी व्याकरण के पोर्शन पर ही फोकस किया हुआ है। तो 60 नंबर व्याकरण के हैं, 3 विषय कवर हो रहे हैं, 60 नंबर व्याकरण के हैं, ग्रामर के। और आपका ग्रामर का पोर्शन जितना साउंड होगा, आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो उस पर फोकस कीजिए और अपना चयन मजबूत बनाइए, चयन पक्का कीजिए आप उस पर। वही गणित और विज्ञान की बात करें तो गणित में 20 नंबर हैं, और गणित में भी वही डिवीज़न है, सारा का सारा अलग अलग चैप्टर वाइज है, 10 चैप्टर यहाँ दे रखे हैं। विज्ञान में भी 20 अंक हैं, उसमें भी वही सारे जो आपने 10वीं तक की। यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूँ, सामान्य रूप से 10वीं तक की गणित और विज्ञान जिन्होंने अच्छी ढंग से पढ़ रखी है, लगभग वही सारे प्रश्न यहाँ इसमें दोहराए जाए हैं। आप उसको पुख्ता करेंगे, मजबूत करेंगे तो आपको उसमें आनंद आएगा। ये विज्ञान में 20 चैप्टर इन्होंने दे रखे हैं, तो ये विज्ञान की बात हो गई। उसके बाद है सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन को हमने 2 पार्ट में, नंबर तो 20 ही इसके, लेकिन हमने पार्ट ए और पार्ट बी करके इसके 20 अंकों का डिवीज़न कर दिया यहाँ पर। तो ये जो 20 अंक हैं, इनमें 10 अंक तो हमको लगता है कि इन प्रारंभिक चैप्टर्स में जा रहा है, यानी प्राचीन भारत की सभ्यता और संस्कृति से लेकर के, और 15वां चैप्टर है भारत की संघीय व्यवस्था और केंद्र राज्य संबंध। लगभग 10 प्रश्न, इन 10 अंक यानी 5 सवाल इन 15 चैप्टर्स में से हैं। और उसके बाद 10 अंक ही सामाजिक अध्ययन के पार्ट 2 में हमने डिवाइड किए हैं, और उसके अंदर भी हमने ये अलग अलग देखा, भारत की अर्थव्यवस्था, मुद्रा और बैंकिंग, और उसके बाद उपभोक्ता के अधिकार, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, और राजस्थान में कृषि और विपणन। ये जो है हमने यहाँ पर इसको ये देख लीजिए, 10 अंक इसको दे दिए हैं। मैं फिर एक बार वापस रिपीट कर दूं, सामाजिक अध्ययन में ये 20 नंबर का ही है। सामाजिक अध्ययन में सोशल स्टडीज भी हमने इसको 2 पार्ट में, यानी 10 अंक, ये शुरू के 15 जो टॉपिक्स हैं इस पर अनुमानित तौर पर इस पर रख दिया हमने, और बाकी के आने वाले जो 4-5 एरियाज हैं उन पर 10 अंक रखें। तो इस तरह कुल मिलाकर ये 20 अंक यहाँ कवर हो रहे हैं। और इसमें अगर आप देखेंगे तो 1-1, 2-2 सवाल इन चैप्टर्स में से सब में से आ जाते हैं। तो इस तरह सोशल स्टडीज का पोर्शन यहाँ कंप्लीट हो गया। तो 6 विषयों पर 120 अंक ये हमने
जानकारी डिटेलिंग कर ली इसकी। अब उसके बाद बात आती है शैक्षिक रीति और विज्ञान। इसमें कुल मिला के 20 अंक हैं और ये जो 20 अंक हैं इसका हिंदी में 4 अंक, वही डिवीजन है, हिंदी में 4 अंक हैं, उसके बाद इंग्लिश में 4 अंक, उसके बाद संस्कृत में 3 अंक, गणित में 3 अंक, सामाजिक विज्ञान में 3 अंक और सामाजिक अध्ययन में 3 अंक। ये जो है कुल मिला के हमारे पास डिटेलिंग है इस एजुकेशन टेक्नोलॉजी की। तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी पर जो 20 अंक है उसका डिवीजन हमने दे दिया आपको, और उससे पहले हमने आपको सब्जेक्ट पर फोकस किया था, उसके बारे में चर्चा की। तो ये तो हुआ पाठ्यक्रम की बातचीत सारी। अब पाठ्यक्रम की सारी बातचीत के बाद अब सवाल उठता है कि आप क्या करें तैयारी के लिए। तैयारी की दृष्टि से अगर आप बात करेंगे तो आपको बहुत सारी चुनौतियां आपके सामने होंगी, और वो जो चुनौतियां आपके सामने होंगी उन चुनौतियों को अगर आप ढंग से देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप कैसे अपनी तैयारियों को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले हम और आगे बढ़ें तो शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक जो है या शैक्षणिक मनोविज्ञान है, जो टीचिंग साइकोलॉजी है, उस पर बात कर लेते हैं हम। टीचिंग साइकोलॉजी में 20 नंबर दिए हुए हैं, और टीचिंग साइकोलॉजी का मतलब हो गया बीएड और एसटीसी में आपने पढ़ा हुआ है। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्षेत्र, बाल विकास कैसे होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट का क्या मीनिंग है, चाइल्ड डेवलपमेंट को इफेक्ट यानी प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, बच्चे के डेवलपमेंट में वंशानुक्रम का क्या प्रभाव है, यानी उसकी हेरिडिटी का क्या प्रभाव है, वातावरण का क्या प्रभाव, वातावरण घर का, परिवार का, समाज का और स्कूल का, ये सारे समग्र रूप से बात कर रहे हैं हम। फिर पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व कैसे बनता है, व्यक्तित्व के कारक क्या हैं, बुद्धि कैसे है, संकल्पना बुद्धि की, बुद्धि के सिद्धांत, उसका मेजरमेंट कैसे करते हैं, आईक्यू कैसे मापते हैं, ये सारे सवाल यहाँ इसमें आ जाते हैं। तो हमने इन सब को, आपने बुद्धि की संकल्पना से लेकर इन सारे चैप्टर्स को आपने वहाँ पढ़ा हुआ है। भारत इसमें क्वेश्चन चैप्टर दिए हुए हैं, तो इस पर जो आपकी शैक्षणिक मनोविज्ञान का जो स्वरूप है उस पर 20 अंक यहाँ निर्धारित हैं। अब सूचना तकनीक, ये जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज तो आपको मालूम है डिजिटल रिवोल्यूशन का युग है, सूचना क्रांति का युग है। तो सूचना क्रांति की दृष्टि से अब कोई भी शिक्षक, कोई भी स्कूल, कोई भी विद्यार्थी इससे अछूता नहीं है। तो आपने नहीं किया है तैयार तो अपने आप को तैयार कर लीजिए। वैसे तो पढ़ा होगा आपने, बीएड एसटीसी में पढ़ाई है, और बहुत अब तो लगभग सभी लोग कंप्यूटर पे, मोबाइल पर अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, जो थ्योरेटिकली जब आप देखेंगे तो उस पर 10 अंक दिए हुए, यानी 5 सवाल इस पर हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के प्रकार कौन कौन, आधार क्या क्या हैं, वो कैसे डेवलप होता है, सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरण यानी टूल्स क्या हैं उसके, उसका प्रयोग, इंस्ट्रक्शन क्या है और प्रयोग कैसे किए जाते हैं, और सूचना प्रौद्योगिकी का सामाजिक प्रभाव कैसे हुआ है। ये कुछ 4-5 चैप्टर हैं, 4 चैप्टर हैं, इन पर 10 अंकों का विभाजन है। तो इस तरह से ये अंक विभाजन है। कुल मिला के सारा सिलेबस आपके सामने हमने रखा और उसका पूरा मार्क्स का डिवीजन भी आपके सामने रख दिया। अब मैं आपसे बात फोकस करना चाहता हूं कि हम तैयारी कैसे करें। आपके पास करीब करीब 5 महीने का समय है। अभी हम बात कर रहे हैं इस समय अगस्त के 20 तारीख की, और जनवरी में हम आप एग्जामिनेशन मान लीजिए 15-20 जनवरी के आसपास एग्ज़ाम होते हैं। तो पूरे के पूरे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, करीब 5 महीने का समय, 5-5.5 महीने का समय है। और अब आपको जो तैयारी करनी है वो कैसे करनी है, आप देखेंगे जो पूरा पाठ्यक्रम है हमने उसको देखा। सबसे पहला काम कीजिए, पाठ्यक्रम का प्रिंट आउट निकालिए और उस पर जो अंक विभाजन हमने तय किया है उसको ध्यान रखिए। आप अपना भी तय कर सकते हैं, और उसको सबसे पहले अपने दीवार पर टांग दीजिए, उसको पेस्ट करिए दीवार पर। चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज अलग अलग, और 6, 7, 8, 10 पन्ने लगा दीजिए। उसके बाद आप हर चैप्टर पर फोकस करने के लिए अभी से आप किताबें अलग अलग सेलेक्ट करके रखिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आप अभी ऑल इन वन खरीद के बैठ जाते हैं यानी एक जगह सारा सामग्री मिल गई, उसको लेके बैठ गए। आपको लगता है कि क्यों पैसे खराब करूं मैं। दोस्तों, मेहनत करने के लिए आपको किताब पर भी पैसा खर्च करना है और अपना समय भी देना है। तो इसमें कंजूसी नहीं करें। किताबें जो आप कोचिंग में जा रहे हैं या जहाँ भी जा रहे हैं उससे मेरा कोई वास्ता नहीं है, लेकिन आपको अपनी सेल्फ स्टडीज पे फोकस करना है। और हम लोग जो बार बार आपके साथ जो यूथ पाठशाला में आ रहे हैं और आपसे बात कर रहे हैं
उन चैप्टर्स पर फोकस कीजिएगा। हम लगातार आपको यहाँ से सामग्री उपलब्ध कराएंगे, उन पर फोकस करते रहिए, उन पर ध्यान देते रहिए। मैं आपको रोजाना हर बार एक नए टॉपिक पर, एक नए सब्जेक्ट के साथ बात करने के लिए उपस्थित रहूँगा। आपके अपने जो विषय हैं, अपने विषय का मतलब है हिंदी, संस्कृत, सामाजिक ज्ञान, गणित, विज्ञान और संस्कृत, ये जो टीचिंग सब्जेक्ट हैं, इन पर खुद को फोकस करना है। इन पर हालांकि इन पर भी हम लेसन प्रसारित कर रहे हैं, इन पर भी तैयारी करवा रहे हैं, लेकिन इन पर आपको खुद को फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा व्याकरण का पोर्शन बहुत बड़ा है, तो व्याकरण पर आपको स्वयं को अभ्यास करना पड़ेगा, व्याकरण पर बार बार लगातार अभ्यास करना पड़ेगा। तो इन पर फोकस कीजिए। तो नंबर 1, अपनी दीवार पर सब्जेक्ट वाइज, अंक वाइज, चैप्टर वाइज स्ट्रिप बनाइए, दीवार पे लगाइए। नंबर 2, पेपर वाइज किताबें इकट्ठी कीजिए और सब्जेक्ट वाइज किताबों को अलग अलग रखिए और रोजाना हर सब्जेक्ट को पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि एक साथ एक दिन में पूरा का पूरा, जैसे भोजन करने बैठे तो आप ये नहीं है कि पहले मीठा ही मीठा पूरा खा लें कि साहब आज तो लड्डू से पेट भर लेते हैं या रसगुल्ले से या गुलाब जामुन से पेट भर लेते हैं, ऐसा नहीं चलता है। भोजन में भी सारे पूरे अवयव चाहिए, तो पढ़ाई में भी सारे, तो सारे विषयों पर 2-2 चैप्टर, 3-3 चैप्टर रोजाना पढ़ना है। फिर उनमें जो इंपॉर्टेंट लगता है उसको आप अंडरलाइन करें और उसमें से कुछ चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं उनको नोट डाउन करें। और फिर जब शाम को जब खत्म करें, यानी आपके पास रोजाना लगभग 6 से 8 घंटे का समय होना चाहिए पढ़ने के लिए। 8 घंटे आप पढ़ें और 1 घंटा शाम को उन सबको रिवाइज करें आप बैठ करके कि आपने दिन भर में क्या पढ़ा है। और कोशिश कीजिए कि अगले 3-3.5 महीने में आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लें, ताकि बचे हुआ 1-1.5 महीने का समय उस पर फिर आप ऑल इन वन पर जा सकते हैं, उस पर जीस्ट पर जा सकते हैं, समरी पर जा सकते हैं, उन सारे विषयों पर, यानी जो आपको तत्काल रिपीट करने हैं उन सबको फोकस कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं मैं कि लेवल 2 के अध्यापक लेवल 1 वाले भी सुन सकते हैं इसी बात को। इसमें से कुछ चीज़ें आप सबके लिए कॉमन है, तो आप इस पर फोकस कीजिए। और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो आज की जो हमने आपके सामने प्रस्तुति दी है और आपके सामने जो बात रखी है, इसके आधार पर आप अपने कैरियर को अच्छे ढंग से संवार सकेंगे, बना सकेंगे। और अगर हम हमारे द्वारा आज कही गई बातचीत से कहीं भी आपको योगदान मिल गया, तो हम अपने आप को, अपने काम को बेहतरीन मानेंगे और आपके भविष्य के लिए, आपके सुखद भविष्य के लिए हम कल्पना करेंगे कि आपको सफलता मिले और आप निश्चित तौर पर लेवल 1, लेवल 2 में अध्यापक के रूप में चयनित हों और चयनित होने के बाद अपना करियर बनाएं और आगे की सफलताओं पर भी आप चलते चले जाएं। नमस्कार, जय हिंद।